हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज 29 अगस्त है और इसकी फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो गया है रेलवे एनटीपीसी का, उसके जो जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं वो मुझे कुछ क्वेश्चंस मिल गए हैं। मैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा, ठीक है। और अगर मैं सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम एनटीपीसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको आपके पास तक पहुंचा सकें, ठीक है। चलो देखते हैं आज के कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों मीन्स यूनियन टेरेटरी से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से किस अनुच्छेद में है। तो क्या है इसका आंसर। भारतीय संविधान में जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से भाग 4 में जो अनुच्छेद 239 से 242 तक वर्णित है, और यह भाग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और शासन से संबंधित है। तो ये जो था, ये उसका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, COP21 कब आयोजित हुआ था, जो कि पेरिस में हुआ था, पेरिस समझौता है। तो COP21 पेरिस समझौता पेरिस फ्रांस में 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2015 तक आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पेरिस समझौते को अपनाया गया था, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि धर्म गॉर्जियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जापान। और यह सैन्य अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित हुआ था। तो ये भी एक क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये जो है हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कल की शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। इस वजह से आप लोग ये किया करिए कि जो भी जिसका भी कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो ज़रूर इस वीडियो को देख के जाएँ, ठीक है। देखिए, क्या था, अनुच्छेद 371 ए के तहत किसे विशेष दर्जा दिया गया है। तो ये नागालैंड को दिया गया है। अनुच्छेद 371 भारत के संविधान का एक हिस्सा है, जो विशेष रूप से नागालैंड राज्य से संबंधित है, और इसे भारत के संविधान में 13वें संविधान संशोधन जो कि 1962 के में हुआ था के माध्यम से जोड़ा गया था। यह प्रावधान नागालैंड की अनूठी संस्कृति, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की मान्यता में राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो मतलब ये है कि इसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देख के जाइए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी परमहंस मंडली की स्थापना, दादोबा पांडुरंग, दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों ने 1849 में बम्बई में की थी। यह एक अत्यधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन था। इस संगठन की विचारधारा पर मानव धर्म सभा का गहरा प्रभाव था। दादोबा पांडुरंग सहित इसके कई सदस्य प्रारंभ में मानव धर्म सभा से जुड़े हुए थे। और देखिए, जो दादोबा पांडुरंग का जन्म हुआ था वो 1814 में पुणे के एक व्यापारी परिवार में हुआ था, जबकि दुर्गा राम मेहता एक गुजराती सुधारक थे। जो दादोबा ने 1843 में धर्म विवेचन नामक एक पुस्तक में अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, और इस पुस्तक में उन्होंने 7 सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया था। तो ये जो अतिरिक्त फैक्ट है इसको ज़रूर ध्यान से देख के जाइएगा सभी लोग, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, और इन जो फैक्ट हैं इनसे रिलेटेड जो भी है वो क्वेश्चंस पूछ भी सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बंगाल सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक लाइट एक्ट कब लागू किया था। तो देखिए, जो बंगाल सरकार है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग एक्ट को 1895 में लागू किया था। यह अधिनियम कलकत्ता में बिजली आपूर्ति को विनियमित करने और विद्युत प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पारित किया गया था।
तो ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1895 में लागू किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं, रोहित शर्मा बने। और पहले भारतीय कौन है, जो पहले स्थान पर है वो है विराट कोहली। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 क्या कहता है। क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 6 है उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए थे, जिसमें 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आने वालों में इसको सामान्य निवासी माना जाता है, और बाद में आने वालों के लिए पंजीकरण की शर्त रखी गई है, बशर्ते कि उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसरो ने PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में कौन सा बीज अंकुरित किए हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या था इसमें, इसरो ने PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में लोबिया मीन्स काउपी के बीज अंकुरित किए हैं। यह प्रयोग इस एसपीएडेक्स मिशन का हिस्सा था और क्रॉप्स मीन्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर प्लांट स्टडीज नामक प्रयोग के तहत किया गया। इस प्रयोग से कम गुरुत्वाकर्षण में पौधों की वृद्धि को समझा जाएगा, जो भविष्य के लंबे अंतरिक्ष मिशनों और दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका आंसर देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लोबिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच एरिया इज अफेक्टेड ड्यू टू वेस्टर्न घाट। मतलब वेस्टर्न घाट का कौन सा एरिया है जो इफेक्टेड है ड्यू टू वेस्टर्न, तो ये कौन सा, पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक था। तो इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आगे ले लेते हैं कि यह राज्य 6 राज्यों को प्रभावित करता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये पर्वत श्रृंखला भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का स्रोत है, जो इन राज्यों की जलवायु और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा सभी लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच ट्रांसपोर्टेशन इज स्टार्टेड फॉर इकोनॉमी। आर्थिक विकास के लिए शुरू किए गए प्रमुख परिवहन में क्या है, औद्योगिक क्रांति के दौरान रेलवे और 20वीं सदी में सड़कों का विकास शामिल है, जो संसाधनों के दोहन और माल एवं यात्रियों की गतिशीलता में सक्षम हुए। भारत में भी रेलवे के विस्तार और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी पहलों के माध्यम से परिवहन का विकास आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, देख लेना इसका मतलब क्या ऑप्शन थे और किस प्रकार से क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कुछ पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ जोरावर टैंक था, इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन था वो जोरावर टैंक से ही। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं जोरावर टैंक के बारे में पूरा। ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मीन्स DRDO ने जोरावर टैंक का अनावरण किया। और जोरावर टैंक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ये क्या है, ये स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है किसने किया है, DRDO निजी क्षेत्र की कंपनी लॉसन एंड टूर्बो ने। ठीक है ना, और इसका नामकरण कैसे किया गया है, इसका पश्चिमी तिब्बत में सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने वाले डोगरा राजवंश के जनरल जोरावर सिंह के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और ये तैनाती कहाँ पर होगी इसकी, ये मुख्यतः चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC तैनाती के लिए डिजाइन है। ठीक है, और इसकी क्षमता क्या है, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के साथ साथ 105 मिलीमीटर या उससे अधिक की कैलिबर गन से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने में सक्षम है। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं इसके लिए कि इसे उच्च ऊंचाई एवं क्षेत्रों और सीमांत इलाकों से लेकर द्वीपीय क्षेत्रों तक से संचालित किया जा सकता है। उभयचर क्षमता वाले ये टैंक स्थल के साथ साथ नदी क्षेत्रों में भी संचालन के लिए उपयोगी हैं। और ये भारतीय सेना में कब शामिल होने की संभावना है इसकी, वर्ष 2027 तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, अब देख लेना कि इसमें क्या इसके क्वेश्चन क्या था और क्या इसका आंसर इनमें से कुछ हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है,
भूमध्य सागर में सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ मीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो कब किस क्षेत्र में होती है? भूमध्य सागर में सबसे पहले जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है वो भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर पूर्व की ओर भारत की ओर बढ़ते हैं। ये पवन प्रणालियाँ भारत के मैदानी इलाकों में शीतकालीन वर्षा लाती हैं, जिससे रबी की जो फसल होती है के विकास में सहायता मिलती है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मुख्य रूप से शरद ऋतु से वसंत ऋतु तक में जो अक्टूबर से मार्च तक होती वर्षा होती है, जिससे नवंबर और दिसंबर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये भी एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है। तो इतने ही आज क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं। आप लोग ज़रूर बताइए कि मेरा सेशन ये कैसा लगा, और क्वेश्चंस अगर और भी जो पूछे गए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।